प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी दौरे से बीजेपी का कितना होगा वोट बैंक रिवाइव। आप देख रहे हैं चुनावी चालीसा का एपिसोड नंबर 25। नमस्कार, मैं हूं दीपक खजूरिया और मेरे साथ मेरे सहयोगी पवन शर्मा। आज हम शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली चुनावी रैली की खबर से और उसके बाद फिर ये कि कश्मीर में किस तरह से एक दूसरे पर बयानबाजी करने का बवाल मचा हुआ है, जबकि जम्मू में सभी कैंडिडेट्स अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अब डोर टू डोर कैंपेन करने में और पब्लिक मीटिंग करने में बिजी हो गए हैं। यहां तक कि रात के 11-12 बजे तक भी कैंपेनिंग चल रही है और इलेक्शन कमीशन की नजर है कि कितना एक्सपेंडिचर कौन कौन सा कैंडिडेट खर्च कर रहा है। तो सबसे पहले आज की चुनावी चालीसा में बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू कश्मीर चुनावों में पहली चुनावी रैली की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 असेंबली चुनावों में पहली बार जम्मू आ रहे हैं, मगर वो जम्मू जिले में नहीं, जम्मू रीजन में आ रहे हैं और सीधे डोडा एक रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कल करीबन 11:30 बजे उधमपुर में लैंड करेंगे, उसके बाद वहां से सीधा डोडा के लिए रवाना होंगे और डोडा जाकर 12:30 से 1:15 बजे तक वो चुनावी रैली को संबोधित करने के बाद वहां से वापस निकल जाएंगे। फिर शाम को 4 बजे के बाद उनकी एक चुनावी सभा हरियाणा के अंबाला में भी है। अब बड़ी बात यह है कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नए नए देश की कमान संभाल के प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, तो उसके 6 महीने बाद ही जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव हुए थे। उन चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर इतनी ज्यादा थी कि बीजेपी सीधे 11 से 25 पे पहुंची थी। अब भी प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और उसके बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। इस बार प्रधानमंत्री की चुनावी सभा में क्या सुनने को मिलेगा, कितना प्रभाव उनका वोट बैंक पे होगा, इसकी बात करते हैं। तो पवन जी, प्रधानमंत्री की चुनावी सभा में क्या लगता है, 14 वाला जोश होगा या इस बार कुछ और बयानबाजी होगी? देखिए, एक समय था जब प्रधानमंत्री मोदी के नाम के ऊपर चुनाव लड़ा जाता था जी। कोई भी कैंडिडेट होगा तो लोग ये कहते थे हमने तो मोदी को वोट डालना है। अब लोकल मुद्दे हैं, उस समय बम बोले का मुद्दा था, अब जो मुद्दे हैं अब और हैं। अब इनकी सरकार के खिलाफ हैं, केंद्र की हो या एलजी प्रशासन की हो, लोगों के अपने मसले हैं, अपने मसाइल हैं। अब उन मुद्दों पे चुनाव है, लोग अपने कैंडिडेट को चुनेंगे। हाँ, फैक्टर रहेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा वोटों पे, इसमें कोई शक नहीं है। प्रधानमंत्री की रैली का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा। प्रधानमंत्री लोगों की नब्ज को बहुत बेहतर जानते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाएंगे कल डोडा में जो वोट बैंक को इकट्ठा कर लेगा। बिल्कुल कर लेगा, लेकिन फिर भी इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना उन चुनावों में पड़ा था, क्योंकि तब पहली बार सरकार बननी थी बीजेपी की और अब बीजेपी की 2 सरकारों का रिपोर्ट कार्ड इनके पास है, इस चुनाव में लोगों के पास है। लोगों को पता है कि कितने काम इन लोगों ने किए। आपको पता होगा आज जम्मू में एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ओल्ड वाइन ट्रेडर्स जो थे उनकी, जो जिनकी रोजी रोटी इस पे चलती थी, उन्होंने भी कहा है कि हम वेलकम करते हैं चुनाव का, कि स्टेटहुड भी मिले ताकि हम सरकार से बात करें। एलजी प्रशासन तो बात ही नहीं सुनता। तो इसी तरह के बहुत और मुद्दे भी हैं, वो चीज़ें इम्पैक्ट करेंगी। हाँ, वोट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन आम लोगों के जो मुद्दे हैं ना, जो अपने मसले हैं, उसे हल करने के लिए लोगों को अपना पसंदीदा कैंडिडेट ही चाहिए। इम्पैक्ट मोदी का होगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा जो मोदी लहर उस समय थी। कैंपेन आगे बढ़ेगी सभी पार्टीज की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बाद 19 सितंबर को कश्मीर भी जाएंगे। खैर, हम आपको कल की रैली के बाद ये बताएंगे कि प्रधानमंत्री ने क्या बोला, क्या कुछ रहा और उसके बाद वो कश्मीर में क्या कर सकते हैं। अब जम्मू की आज की बात करते हैं। कल नॉमिनेशन की आखिरी डेट के बाद आज जम्मू में चुनाव प्रचार सही तरह से चरम सीमा पर पहुंचना शुरू हुआ, यानी कि हर कैंडिडेट अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने शेड्यूल के साथ कैंपेन करने निकल गया है, क्या वो कांग्रेस का हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस का या बीजेपी का या आज़ाद उम्मीदवार। अब बड़े नेता आएंगे तो उनकी रैलियों में भीड़ जुटेगी, बाकी अब भीड़ छोटी छोटी बैठकें, मोहल्ला नुक्कड़ जिसे हम कहते हैं, नुक्कड़ बैठकें, मोहल्ले की मीटिंग्स, गलियों में जाकर डोर टू डोर कैंपेन। मगर एक चीज देखने को मिल रही है पिछले 2-3 दिनों से, देर रात 11-12 बजे तक कैंडिडेट अपने अपने चुनावी सभाएं जो है कर रहे हैं छोटे बड़े इलाकों में, खास तौर पे गांव में बहुत रौनक लगी हुई है। मगर साथ ही साथ चुनाव आयोग की भी नजर कैंडिडेट्स पे है, क्योंकि अब 2022 में जो नया अधिनियम आया था अंडर रूल 90, उसके हिसाब से
एक कैंडिडेट विधानसभा चुनावों में 60 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। और ये जो रखा गया है, जो एक्सपेंडिचर रखा गया है, इस पर चुनाव आयोग की नजर भी रहती है। 60 नहीं, माफ कीजिए, 40 लाख रुपया, 95 लाख लोकसभा में और 40 लाख विधानसभा चुनावों में। तो पवन जी, अब डोर टू डोर कैंपेन पे फोकस है, छोटी छोटी मीटिंग चल रही है और देर रात तक कैंपेनिंग चल रही है। मुझे तो पहले एक बात समझ नहीं आ रही कि विधानसभा में एक कैंडिडेट 40 लाख रुपया, 40 लाख रुपया, 5 साल का टेन्योर है, 8 लाख रुपया 1 साल का, 8 लाख रुपया 12 महीने। नहीं, इलेक्शन के कैंपेन में 40 लाख खर्च कर सकता है कैंडिडेट ही करेगा। हाँ, कैंडिडेट ही करेगा। जी, मेरी बात नहीं समझा। जी 8 लाख रुपया पर ईयर का हो गया, 5 साल का टेन्योर, 40 लाख रुपया। अब 40 लाख रुपया कम से कम रखा गया है कि 40 लाख तक खर्च कर सकता नहीं, 40 लाख तक अपनी कैंपेनिंग में खर्च कर सकता है, मतलब लास्ट उसके ऊपर नहीं। हाँ, जिस कैंडिडेट के पास 40 लाख है, मतलब 8 लाख रुपया हर साल के एवरेज के 5 साल के टेन्योर में, तो आम गरीब जो बेचारा कहीं दूर दराज में जो सोच रहा है मुझे नेता बनना है, वो तो आज ही ये सपना छोड़ दे। देखिए, हमने आज एक खबर भी की थी कि तभी इस बार हमने देखा कि आजाद उम्मीदवार 2-3 ऐसे हैं जिन्होंने जनता से कह दिया कि पैसे डालिए अकाउंट में अगर चुनाव लड़वाना चाहते हैं तो। बिल्कुल, तो ऐसे भी, हाँ, इसी मुद्दे पर मैं आ रहा था। तो जनता चुनाव लड़वाती 40 लाख रुपया एक कैंडिडेट, 8 लाख रुपया पर ईयर, 5 साल का। अब 5 साल की विधानसभा होगी तो 40 लाख रुपया 8 साल का, महीने का 12 महीने का आप टोटल मार लीजिए, 12 7 84, मतलब लगभग 17,000 के करीब पर मंथ के हिसाब से है। इसलिए तो बेचारे कह रहे हैं कि ये हमारा निशान है, इसको स्कैन करिए, थोड़े पैसे भेज दीजिए, इलेक्शन लड़नी है। लेकिन जो खानदानी रईस हैं जिनके पास पैसा है, उनके लिए 40 लाख क्या, और जो खर्चा होता है ना, वो 40 × 40 होता है। बिल्कुल सही, 40 × 40 होता है। उस समय चुनाव आयोग की भी आंखें जो है 2 मिनट के लिए इधर हो जाती है, सरकार की भी उधर हो जाती है। नहीं, उसका एक और कारण है पवन जी, हम इस पे भी अलग से किसी दिन डिस्कशन करेंगे। कारण ये है कि 40 लाख कैंडिडेट खर्च कर सकता है, मगर कैंडिडेट के दोस्त कितना खर्च कर रहे हैं, उसके रिश्तेदार, उसके सपोर्टर, उसकी परिवार, वो अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो जैसे पवन जी ने कहा 40 लाख तो सिर्फ कैंडिडेट अपने खाते से खर्च कर सकता है। कुल मिलाकर तो करोड़ों रुपया है आज अगर आपने चुनाव लड़ना है तो, जैसे फिर जीतना भी गारंटी नहीं। जैसा कि अभी आपने कहा ना कि पवन खजूरिया ने भी, जमेहराज मलिक ने भी कहा, मुझे याद है जब पहली बार बिश्नाह में अश्विनी शर्मा ने चुनाव लड़ा था तो उनके पास पैसे कहाँ थे, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था, तो गांव में लोग उनको तोलते थे सिक्कों के साथ, है ना। तो उस समय वेट होता था उनका 55-60 के बीच में वेट होता था, जहाँ तक मुझे याद है। तो वो बड़ा सा एक तराजू होता था, एक साइड पे अश्विनी को बिठा देते थे और दूसरी साइड पे गुत्थियों में कॉइन भरे होते थे, वो गुत्थियों की गुत्थियाँ उसके ऊपर डालते रहते थे, 60 किलो सिक्के होते थे, फिर वही पैसा जो है वो खर्चे के लिए खर्चे के लिए। तो ये पुराने ज़माने का समय था। आज तो अगर आपको राजनीति करनी है तो आप बिना पैसे के कर ही नहीं सकते। चुनाव लड़ना तो फिर बहुत दूर की बात है, क्योंकि चाय पानी का खर्चा ही इतना है कि शायद एक आम आदमी इसमें जो है सब कुछ अपना बेचकर भी नहीं कर पाता। खैर, ये एक दूसरा पहलू है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अब कश्मीर चलते हैं, जहां जम्मू में अब डोर टू डोर कैंपेन है और पूरी तरह से पीसफुल चल रहा है। कश्मीर में बयानबाजी ने माहौल गर्म कर रखा है, चाहे हल्की हल्की सर्दी वादी में शुरू हो रही हो। इंजीनियर रशीद का हमने आपको लगातार बताया कि 2 दिन से कटाक्ष प्रधानमंत्री और उमर अब्दुल्ला पे भी गए, और कल पवन जी ने बहुत सही कहा था कि रिप्लाई इसका फारूक अब्दुल्ला देंगे, और आज फारूक अब्दुल्ला ने रिप्लाई दिया। उन्होंने कहा कि इंजीनियर रशीद तो सीधे सीधे सेंटर का एजेंट है। और उमर अब्दुल्ला ने भी रिप्लाई किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इंजीनियर रशीद कह रहे हैं कि मुझे जेल तक छोड़ने चलो, तो मैं उनको जेल तक छोड़ने जाऊंगा, मगर बशर्ते फिर वो दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव छोड़कर घर में बैठे। तो बताइए, फारूक साहब अपनी फॉर्म में आ गए और उन्होंने कहा कि इंजीनियर रशीद हमें क्या बोलता है, जब 96 में मैंने चुनाव लड़ा तब वो कहाँ था, ये बताए। बिल्कुल, मैंने आपको कल ही कहा था कि इंजीनियर रशीद का जवाब जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला देंगे, और उन्होंने 2 लफ्जों में जवाब दिया कि सेंटर का एजेंट, इसका क्या बात करिए, तो सेंटर का एजेंट है। और मुझे पता था, बहुत कन्निंग लीडर है ना, उनको पता है इसकी नब्ज कहाँ से पकड़नी है। और दूसरा, उमर अब्दुल्ला ने आज कह दिया कि ठीक है, आपका चैलेंज हमें एक्सेप्ट है, आप विड्रॉल करिए, मैं आपको जेल तक छोड़ने जाऊंगा, आप घर में बैठिए। और अभी इंजीनियर को अभी तक कोई बयान ही नहीं आया। और इंजीनियर रशीद वहीं दूसरी ओर फारूक अब्दुल्ला का जो बयान है उसके साथ साथ इंजीनियर रशीद का एक और बयान भी आज आया। अब उसका रिप्लाई शायद कल आएगा। इंजीनियर रशीद ने आज, आप सबको पता होगा कि केजरीवाल भी जेल से रिहा हो गए, और उमर और महबूबा दोनों ने ट्वीट करके वेलकम किया कि वो बाहर आए। इंजीनियर रशीद ने कहा कि
केजरीवाल के बाहर आने पर खुशी जताने वाले कश्मीर के नेताओं ने मेरे बाहर आने पर कोई स्वागत नहीं किया। तो कहीं ना कहीं लगातार हर रोज कोई ना कोई कटाक्ष कर रहे हैं। देखिए, मैंने कल भी कहा था कि इंजीनियर शीत को पता है कि कश्मीर के अंदर इन दो बड़े नेताओं को अगर मैं टारगेट करूंगा तो मैं लाइमलाइट में आऊँगा, मीडिया मुझे तवज्जो देगा। यही कारण है कि उसकी रैलियों में भीड़ भी आ रही है और उसके जो वीडियो हैं अपने पेज के ऊपर वो मिलियन में जा रहे हैं। और जब वो कोई बाइट देते हैं मीडिया में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला या मोदी के खिलाफ, तो उस बाइट को ज़्यादा हाइप मिलती है। वो अब मीडिया का उसको कैच करना चाहता है इंजीनियर शीत। सेंटिमेंट्स तो लोगों के हैं ही हैं, लेकिन वो मीडिया का सहारा लेकर उस लेवल तक जाना चाहता है कि मैं बड़े स्तर का नेता हूं जिसको जेल में रखा गया था, और मैं अपनी बात जो है ये पूरी दुनिया के देशों को बताना चाहता हूं कि जेल से आकर मैं कश्मीर के लिए काम करूंगा। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो कहा ना कि आप सेंटर के एजेंट हो, उसके बाद अब इंजीनियर शीत जो है इस तरह के हमले ज़्यादा करेंगे। देखिए, इंजीनियर रशीद, एक और चीज़ हो रही है। इंजीनियर रशीद को उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि 8 अक्टूबर के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा कि इंजीनियर रशीद की असलियत क्या है। पहले देखिए रिजल्ट क्या आते हैं, कितनी सीटें जीतते हैं, और अगर सीटें जीत कर आते हैं तो सरकार किसके साथ मिलकर बनाने की बातचीत आगे बढ़ती है। तो इसी पे जम्मू से भी एक कटाक्ष किया गया। बीजेपी के स्टेट स्पोक्स पर्सन एडवोकेट सुनील सेठी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि बी टीम की जहां बात हो रही है बीजेपी की, तो बीजेपी की कोई भी बी टीम नहीं है, हमारी सिर्फ वी टीम है, और वी है वोटर्स। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपने आप को पीछे लगातार करने की कोशिश कर रही है, मगर कोई ना कोई नाम कश्मीर से उनके साथ जुड़ ही रहा है। देखिए, नाम तो सीधे सीधे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का था, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का था, क्योंकि पिछली बार तो आपने सरेंडर किया लोकसभा चुनाव और पीपल कॉन्फ्रेंस ने तो सरकार भी मिलकर बनाई थी। अपनी पार्टी ने तो खुल के समर्थन किया था 370 का भी। बिल्कुल। तो अब उन्होंने पलटी मारी है, तो अब आप चाहते हो कि बी नहीं वी है, तो ठीक है, वोटर ही सही, लेकिन आ तो ट्रैक पे गए ना, आपको पता तो चल गया ना कि हमारे ऊपर कटाक्ष हो रहा है। तो बात इतनी है कि कश्मीर की सियासत ये डिपेंड करेगी सब कुछ पे कि रिजल्ट क्या आता है, क्योंकि रिजल्ट के बाद ये साफ होगा कि कौन कितने नंबर लाया है, और अगली बार जो मॉनिटर बनेगा उसको क्लास के किन किन बच्चों की सपोर्ट होगी, सरकार कौन बनाएगा और साथ कौन आएगा, ये देखना बहुत अहम होगा। तो आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। कल हम प्रधानमंत्री ने जो खास कहा होगा वो भी देखेंगे, और जम्मू कश्मीर की सरगर्मियां भी देखेंगे, और साथ ही साथ कुछ कैंपेन के बारे में भी और चीज़ें निकाल के आपके लिए लाएंगे। मगर अब आने वाले दिनों में कश्मीर की सियासत बयानों पर चलेगी, और जम्मू में जिस तरह से कैंपेन आगे बढ़ेगी हम आपको लगातार ये बताते रहेंगे कि किसका पलड़ा कहां कहां भारी हो रहा है। हमारा खास कार्यक्रम पलड़ा जो हम भारी आपको बताते हैं वो भी देखते रहिए, और सियासी कमचोल ज़रूर देखिए, आपको हर कॉन्स्टिट्यूंसी की नॉलेज होगी। चुनावी चालीसा में आज इतना ही, कल दोबारा मिलेंगे। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। चुनावों की कंफर्म खबरें और बेहतर खबरें आपको इसके अलावा कहीं नहीं मिलेंगी। बहुत धन्यवाद।